आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने संविधान के भाग 2 को पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोग ने देखा था कि भारत की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, वो सब हम लोग ने देखा था। पर इस वाली वीडियो में यानी कि सिटीजनशिप एक्ट वाले में हम लोग आज ये समझेंगे कि कितने कितने प्रकार है जिससे आप भारत की नागरिकता को धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रकार है जिसकी वजह से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप एक्ट यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, अगर आपको नागरिकता के बारे में पूरे अच्छे से समझना है, संविधान में नागरिकता के बारे में समझना है, तो बिना सिटीजनशिप एक्ट समझे आप नागरिकता को, उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये नागरिकता अगर आपको समझना है तो आपको ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। तब अगर आप ये समझ गए आप नागरिकता को आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नागरिकता धारण करने के कुछ प्रकार होते हैं। पहला, किस प्रकार से आप नागरिकता धारण कर सकते हैं, बाय बर्थ, जन्म से ही। ठीक है, बाय बर्थ अलग अलग प्रकार है जिससे कि आप नागरिकता धारण कर सकते हैं। बाय बर्थ, जन्म से। दूसरा, बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है, वंश के आधार पे। ठीक है, वंश के आधार पर। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। इसे बोलते हैं पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा। और चौथा है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, जिसे कि हम लोग बोलते हैं देशीकरण के द्वारा। बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, जिसे कि हम लोग बोलते हैं अर्जित भूमि। ठीक है, तो देखिए, तो इन 5 प्रकार से हम लोग भारत की नागरिकता धारण कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय बर्थ, जन्म के द्वारा। बाय डिसेंट, वंश के आधार पे। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा। और 5वां आखिरी है बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी यानी कि अर्जित भूमि के द्वारा। अब हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे, इन 5 को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला लोग समझेंगे बाय बर्थ से। अब हम लोग समझते हैं कि बाय बर्थ, जन्म के आधार पे आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग जो देखा था बाय बर्थ, अब हम लोग समझेंगे बाय बर्थ कि जन्म के आधार पे आपको नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म से। तो समझिए जन्म के आधार पे हमें नागरिकता कैसे मिल सकती है। हमारा संविधान लागू हुआ 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला कि 1 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, संविधान लागू हुआ था ना 1 जनवरी 1950 को, बोला 1 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा वो क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए भारत में घूमने आया और बच्चा अगर भारत में पैदा हो गया तो बच्चा क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। तो भारत सरकार को समझ में कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, अगर ऐसे करते रहेंगे पूरा भीड़ भड़का हो जाएगा भारत में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी भारत को। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसमें बदलाव किया। कहा 1 जुलाई 1997 को भारत सरकार ने बदलाव किया और कहा कि माता पिता में से कोई एक भी, माँ या फिर बाप या फिर पिता जो है, माता पिता में से कोई एक भी व्यक्ति अगर भारतीय है तो उनका जो बच्चा होगा वो भारतीय कहलाएगा। यानी कि अगर पिताजी भारत के हैं, माता जी कहीं लंदन की है और बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या भारतीय है। फिर बाद में उसे और बदलाव किया गया, उसमें और बदलाव किया गया। तो 3 दिसंबर 2003 में उसमें और बदलाव किया गया और कहा गया कि जो माँ है या फिर पिता है भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए भारत के, प्लस। तो 3 दिसंबर 2003 को भारत सरकार ने बदलाव किया और कहा माता पिता में से कोई एक इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर दोनों नागरिक हुए तो अच्छी बात है, बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। प्लस मान लीजिए कोई एक व्यक्ति भारत का है और जो दूसरे व्यक्ति ने शादी की है वो किसी और देश का है,
तो जो दूसरा व्यक्ति है वो फर्जी नहीं होना चाहिए, उसके पास पूरा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये ना कि कहीं से घुसपैठ करके भारत में घुस गए, किसी से शादी कर लिया और बच्चा भारत में पैदा होगा तो भारत का नागरिक कहलाएगा। नहीं, जो दूसरा व्यक्ति है जो दूसरे देश का है उसके पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो व्यक्ति लीगल होना चाहिए, तब जाके उसका बच्चा पैदा होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये सब भारत सरकार की शर्तें थी, किसमें? बाई बर्थ में। बाई बर्थ में क्या था? पैदा होते ही बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। बाद में चेंजेस किए तो कोई एक माता पिता में से कोई एक इंसान अगर भारत का नागरिक है तो बच्चा भारतीय कहलाएगा। 3 दिसंबर 2003 को और बदलाव किया गया और कहा गया अगर दोनों भारतीय हैं तो सही है, अगर एक भी भारतीय है तो सही है, पर अगर जो दूसरा माता पिता में से जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो किसी बाहरी देश से आया है तो उसके पास पूरा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो वैलिड तरीके से भारत में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागरिकता का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये था बाई बर्थ। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाई डिसेंट। ठीक है, वंश के आधार पे आपको नागरिकता कैसे मिलती है। अब दूसरा क्या है? बाई डिसेंट। बाई डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यानी कि नागरिकता जो आपको नागरिकता वंश के आधार पर मिलती है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हम सभी को नागरिकता किसकी वजह से मिली है? हम लोग को सभी को वंश के आधार पर मिली है। मतलब हमारे दादाजी परदादा सब लोग कहाँ के थे? भारत के थे, तो हम लोग को वंश के आधार पर हम लोग को नागरिकता मिली है। जो नॉर्मली जिस तरह से हम भारतीय कहलाते हैं वो हम लोग वंश के आधार पर भारतीय कहलाते हैं। हमारे माता पिता भारत के थे, उनके माता पिता भारत के थे, तो ये सब क्या है? वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिली है। ठीक है, अब देखिए वंश के आधार पर बाई डिसेंट में हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या क्या बदलाव हुए। वंश के आधार पर क्या क्या था पहले? अब देखिए वंश के आधार पे हमें कैसे नागरिकता मिली थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ उस समय से ये लागू हो चुका था कि अगर पिता भारत के हैं, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा हुआ भारतीय कहलाएगा। यानी कि बच्चे का वंश कौन निर्धारित करेगा? कहाँ से निर्धारित होगा? पिता की वजह से। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे का पिता भारतीय है तो बच्चा भारतीय कहलाएगा। यानी कि वंश किसका चल रहा है? पिता का चल रहा है। तो बाद में सारी औरतों ने विद्रोह किया कि नहीं ऐसे कैसे, पिता का वंश क्या हम लोग ने पैदा नहीं किया है तो हमारे भी कुछ तो होना चाहिए। तो बाद में ये चेंज किया। कब चेंज किया? 10 दिसंबर 1992 को ये चेंज किया और ये कहा गया कि अब से जो बच्चा पैदा होगा चाहे पिता का वंश हो या माता का वंश हो, दोनों वैलिड है। पहले क्या था कि पहले 26 जनवरी 1950 से क्या लागू था कि अगर पिता का वंश भारत का है तो बच्चा भारतीय कहलाएगा, माता का कुछ मतलब नहीं। अगर माता भारतीय है तो उससे मतलब नहीं। पर 10 दिसंबर 1992 को क्या हुआ? ये कहा गया कि अगर माता भारतीय है, ठीक है, और माता की माता, उनकी माँ, ये सब भारतीय हैं, तो अगर अब जो बच्चा पैदा होगा वो माता के वंश से भी भारतीय कहला सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी के पिता भारतीय नहीं है, किसी की माँ भारतीय है, उनका वंश भारत का है, तो अगर अब जो उनका बच्चा पैदा होगा ना वो भारतीय कहला सकता है। अभी देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, तो सानिया मिर्जा जो है वो भारतीय है। अब उनका जो भारतीय, उन्होंने शादी की पाकिस्तान वाले से, अब उनका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक कहला सकता है। क्यों कहला सकता है? क्योंकि उसकी माँ भारतीय है, माँ का वंश कहाँ का है? भारत का है, तो जो बच्चा है उनका वो भारतीय कहला सकता है। ठीक है, 18 साल बाद में वो अपना चेंज करेगा, जो उसे करना होगा वो करेगा, पाकिस्तान का बनना होगा बनेगा, भारत का बनना होगा बनेगा, पर अभी वो भारत का नागरिक कहला सकता है अपनी माँ के वंश के आधार पर। ठीक है, तो 10 जनवरी 1992 को ये हुआ कि माँ और पिता के वंश पे नागरिकता हो सकती है। पहले क्या था? सिर्फ पिता थे, फिर बाद में और बदलाव किया गया। अब देखिए क्या बदलाव किया गया। 3 दिसंबर 2004 को ये बोला गया कि मान लीजिए कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, माता पिता दोनों विदेश में है, माता पिता भारतीय है और बच्चा विदेश में पैदा हुआ, तो अब हमें ये बताना है कि बच्चा भारतीय है, ये कैसे पता करेंगे? तो सरकार ने कहा ठीक है, जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसे 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए कि ये बच्चा भारतीय है। ठीक है, 1 साल के अंदर आपको ये करवाना है। अगर 1 साल के बाद आप करवाएंगे तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके करना पड़ता है। तो अगर आपका बच्चा विदेश में पैदा हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको इंडियन कॉन्सुलेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि बच्चा भारतीय है। ठीक है, तो ये था वंश के आधार पे। वंश के आधार पे पहले पिता के आधार पे था, 10 दिसंबर 1992 को चेंज किया और कहा अब से माता पिता दोनों के वंश पे। तो अभी भी देखिए
जैसे कि अगर आलिया भट्ट को ले लेंगे तो आलिया भट्ट की माँ विदेशी है, उनके पिताजी भारतीय हैं शायद से, तो आलिया भट्ट और पिता के वंश पे चल रही है, अगर उन्हें भारत का नागरिक बनना है और पिता के वंश पे बनेंगे भारत का नागरिक, ठीक है। अगर माँ भारत की होती तो माँ के आधार पे चलती, तो ये माता पिता का वंश अभी बराबर चल रहा है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, बाद में 1992 में चेंज किया, 3 दिसंबर 2004 को बोला अगर बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उसे 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है कि हाँ अब हमारा बच्चा भारतीय है, ठीक है। उसके माँ बाप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बच्चा थोड़ा ना रजिस्ट्रेशन करा पाएगा। तो ये था वंश के आधार पे। अब हम लोग समझते हैं पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं पंजीकरण के द्वारा। अब देखिए पंजीकरण के द्वारा क्या होगा। PIO मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है, अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग जन्मे हुए थे, यानी कि देखिए जैसे कि आज का भारत है, आज के भारत का आज़ाद होने से पहले जो भारत था वो क्या कौन कौन से था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज का भारत, ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिवाइडेड भारत। पहले ये तीनों लोग एक ही थे ना, इन तीनों को मिलाकर हम लोग भारत बोलते थे, अब ना जाके ये लोग अलग अलग हुए हैं, पहले सब एक ही थे। तो अनडिवाइडेड भारत में जो लोग मतलब अनडिवाइडेड भारत में जिसके माता पिता थे वो लोग जन्मे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, PIO, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर रजिस्ट्रेशन में क्या कराना पड़ता है आपको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या होता था, आपको अगर भारत का नागरिक बनना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था, आपको कम से कम 7 साल भारत में रहना है। क्या करना है, 7 साल भारत में रहना है, फिर जाके आप क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि भैया हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो अगर आपको भारत का नागरिक बनना था तो आपको 7 साल कम से कम भारत में रहना है, फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन दीजिए, फिर जाके आपका रजिस्ट्रेशन मानेंगे, जो भी होते गृह मंत्रालय जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार करेगा, आपको भारत का नागरिकता दे देगा, ठीक। अब देखिए रजिस्ट्रेशन में कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब भैया बहुत से लोग होते हैं जिसको भारत का नागरिक बनना होता है, तो कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भारत का नागरिक बनने के लिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति है जिसने किसी विदेशी व्यक्ति से शादी की है, अब मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, उसने किसी विदेशी इंसान से शादी की, ठीक है। अब वो विदेशी इंसान बोल रहा है कि मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो पहले वो क्या करेगा, भारत में पहले वो 7 साल रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर जाके भारत सरकार उसे क्या दे देगी, भारत की नागरिकता दे देगी, ठीक है। मान लीजिए कोई 18 साल से छोटा उम्र का बच्चा था, ठीक है, अब उसे क्या बनना है, भारत का नागरिक बनना है। अब 18 साल का हो गया, वो उसे भारत का नागरिक बनना है, वो क्या करेगा, पहले 7 साल भारत में रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। शर्त है 7 साल रहो, रजिस्ट्रेशन कराओ, भारत के नागरिक बनो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता आपको कैसे मिलती है। अब मान लीजिए बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा आपको भारत का नागरिक बनना है, तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ शर्तें रखी थी, भैया देशीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बनना है तो कुछ तो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी ना। तो पहली शर्त क्या थी कि मान लीजिए आप लंदन से आए हैं भारत की नागरिकता लेने, ठीक है। अब लंदन का जो सरकार है वो भारत के लोगों को अपनी नागरिकता दे ही नहीं रहा है, तो उस समय में भारत सरकार आपको नागरिकता नहीं देगी, क्योंकि भैया जब तुम्हारे देश वाले हमारे लोगों को नागरिकता नहीं दे रहे हैं तो हम उस देश के लोगों को नागरिकता क्यों दें, ठीक है। तो अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपका देश जो है वो भारत के लोगों को नागरिकता देना चाहता है, तो आपको नागरिकता मिलेगी। अगर वो भारत से दुश्मनी चल रही है, नागरिकता नहीं दे रहा है, तो आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप भारत का नागरिक बनेंगे आपको वैसे दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, जाहिर सी बात है छूट जाएगी, ठीक है। प्लस भारत का नागरिक बनने से पहले, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले बताया था ना मैंने आपको कि आप दूसरे देश से आएंगे, अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको 12 महीने पहले, याद रखना, पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले से आपको 12 महीने भारत में रहना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले भारत में 12 महीने पहले से रहेंगे, प्लस या फिर ठीक है, या फिर भारत सरकार में आपको कोई कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, सरकार में कोई कार्य। एक और शर्त है, इससे पहले भी एक और शर्त है कि
देखिए जैसे ही भारत सरकार को आपने एप्लीकेशन दिया, आपको उस एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले से भारत में रहना है। उसके ऊपर भी भारत सरकार ने अपनी एक शर्त लगाई, कहा 12 महीने पहले से तो तुम रहोगे, पर इस 12 महीने पहले से, इस 12 महीने के पहले से कम 14 साल में से तुम 11 साल भारत में रहने चाहिए। यानी कि देखो 14 साल में से 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। किसके पहले? 12 महीने के पहले, 12 महीने के पहले। इस 12 महीने के पहले आपको 11 साल भारत में रहना है। या भारत में रहो या फिर आप सरकार में कोई कार्य करो। समझ में आया आपको? तो सिंपल समझिए, बाय नेचुरलाइजेशन में क्या था, देशीकरण में क्या था, डेट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन भारत सरकार को देते हो भारत का नागरिक बनने के लिए, आपको उस डेट ऑफ एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले से आपको भारत में रहना है, रहो या फिर सरकारी में कोई काम करो। ठीक है, सरकार का कोई काम करो। और इस 12 महीने के पहले से आपको कम से कम 11 साल भारत में रहना है। 11 साल रह लिया भारत में, फिर 12 महीने और रहो, 12 महीना अब रह लिया, पूरा हो गया आपका। अब जाके आप अपना एप्लीकेशन सरकार को दो, फिर सरकार आपको क्या दे देगी? भारत की नागरिकता दे देगी। बस इतना था। ठीक है, अब मान लीजिए ये सब हो गया। ये सब होने के बाद आपको क्या मिल गया? नेचुरलाइजेशन। आप भारत के नागरिक बन गए, आपको ये नेचुरलाइजेशन मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको कम से कम भारत में फिर से तो अच्छे से रहना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से भारत में रहिए, भारत सरकार को अलाउ करेगी रहना। ठीक है, ये नहीं कि जैसे नेचुरलाइजेशन हुआ वैसे चले गए, भाग गए कहीं और, 10-15 साल के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए ना। आपको भारत में रहना है अच्छे से। अब देखिए, देशीकरण में आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। आप भारत के प्रति वफादार होने के साथ साथ आपको जो 8वीं अनुसूची, अगर आपने मेरी 8वीं अनुसूची वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया था। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए। अगर इन सब के अलावा आपने साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, पीस के फील्ड में कुछ किया है, कुछ प्राप्त किया है, तो भारत सरकार चाहे तो देशीकरण की सारी शर्तों को माफ़ कर सकती है। जो आप 11 साल भारत में रहेंगे वो सारी शर्तों को भारत सरकार कम कर सकती है या फिर माफ़ भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपने इन सब फील्ड में कुछ किया है तो आपकी शर्तें माफ़ हो सकती हैं। तो ये था देशीकरण के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरीज। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जित भूमि द्वारा। अर्जित भूमि द्वारा। अब हम लोग इसमें समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कल को भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को अपने अंडर में किया, जैसे कि भारत सरकार ने मान लीजिए पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी है आज आपका, पौंडीचेरी को अपने अंडर में किया। ठीक है, अब भारत सरकार तय करेगी कि पौंडीचेरी के लोगों को किसको नागरिकता देनी है और किस प्रकार से उन सभी लोगों को नागरिकता देनी है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जित भूमि द्वारा जो आपको नागरिकता मिलती है। जैसे कि कल को किसी भारत सरकार ने किसी देश को अपने अंडर में किया, अब उन लोगों को किस तरह से नागरिकता देनी है, कैसे देनी है, क्या करना है, वो सब भारत सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरीज के द्वारा जो आपको नागरिकता मिलती है वो। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरे देश को किस प्रकार से नागरिकता देनी है वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, पर कब? जब वो देश भारत के अंडर में आ जाता है तब। ठीक है, अब देखिए 2019 में भारत सरकार ने फिर से बदलाव किया था कि इसमें सिटीजनशिप एक्ट में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि देशीकरण के द्वारा जब आपको नागरिकता मिलती है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा जब आपको नागरिकता मिलती है, तो जब आप एप्लीकेशन देते हो तो उसके 12 महीने पहले से आपको भारत में रहना पड़ता है। और उस 12 महीना पहले से भी आपको 11 साल तक कम से कम भारत में रहना पड़ता है। उसमें सरकार ने बदलाव किया। उसमें कहा सरकार ने, मान लीजिए कि अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की जो शरणार्थी मतलब जो भारत में रहने के लिए आए हैं, रेफ्यूजीज हैं, अगर वो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए तो उन्हें 11 साल ना रह के कम से कम उन्हें सिर्फ 6 साल रहना पड़ेगा भारत में। और 6 साल रहते ही एप्लीकेशन वो देंगे, भारत की नागरिकता उन्हें दे दी जाएगी। समझ में आया आपको? वो लोग कहाँ के रहेंगे? पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान। शर्त क्या है? अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आए तो, ठीक है। और भी ऐसे कुछ धर्म के लोग हैं जैसे भारत सरकार ने कहा कि अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए तो नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कितने साल रहना पड़ेगा? 6 साल। 11 साल नहीं रहना पड़ेगा, याद रखना इतना आप लोग। 11 साल खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी नागरिकता किस किस कारण से हट सकती है, आप नागरिकता को किस तरह से त्याग सकते हैं, वो सब देखते हैं हम लोग। अब देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपकी नागरिकता कब कब आपके हाथों से जा सकती है। इसके 3 हैं पॉइंट। पहला है रिनंसिएशन। क्या है? रिनंसिएशन। स्वैच्छिक, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन, बर्खास्ती द्वारा। तीसरा है डेप्रीवेशन, वंचित करने द्वारा। अब देखिए आप अपनी नागरिकता को 3 प्रकार से खो सकते हैं। पहला क्या है? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक, यानी कि स्वैच्छिक मतलब खुद से आपने खुद जाके भारत सरकार को कह दिया कि भैया ये लीजिए, डिक्लेयर कर दिया कि भैया मुझे भारत का नागरिक नहीं बनना है। ये क्या होता है? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन में आपकी खुद की मर्जी होती है कि मुझे भारत का नागरिक नहीं बनना है। दूसरा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता भंग हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ली तो वहीं पे आपकी नागरिकता भंग हो जाएगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्ती द्वारा, ठीक है। तीसरा है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यानी कि अगर मान लीजिए आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए भारत के दुश्मन देश का आप साथ दे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान का आतंकवादी में आप साथ दे रहे हैं, ठीक है। आप भारत के प्रति वफादार नहीं हैं, आपने भारत के प्रति कुछ घटिया घिनौना काम किया और भारत की नागरिकता लेने के पहले ही आप 2 बार जेल जा चुके हैं, 2 साल कम से कम जेल जा चुके हैं, तो इन सब के द्वारा क्या होता है? भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है, आपको भारत की नागरिकता दी ही नहीं जाएगी, ठीक है। ये किस में होता है? डेप्रीवेशन में। आपको वंचित कर देंगे, आपको वंचित कर देंगे, आपको भारत की नागरिकता देंगे ही नहीं, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ अलग आ रही होगी, ठीक है। अब इसे कैसे समझिए? आप इसे कैसे समझ सकते हैं? आप शादी वगैरह देखिए। शादी में जब आप किसी लड़का लड़की को देखने जाते हैं तो पहले क्या होता है? स्वैच्छिक। मान लीजिए आपको वो लड़का पसंद नहीं आया या फिर घर वालों को लड़की पसंद नहीं आई, तो घर वाले कुछ सामने से जाके बोलते भैया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो क्या हो जाएगा? रिनंसिएशन, यानी कि अपने आप से जाके आपने मना कर दिया कि हमें भैया लड़का पसंद नहीं है, इसलिए रिश्ता मंजूर नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? टर्मिनेशन। जैसे टर्मिनेशन का एग्जाम्पल देखिए, आपने समझिए रिश्ता देखने गए, तो रिश्ता देखने के बाद मान लीजिए आप जब रिश्ता देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? हमें अगर सामने वाला पसंद नहीं आया तो हम बोलते भैया मैं ये रिश्ता पसंद नहीं है, हम आगे जाके दूसरा रिश्ता देखेंगे, है ना। अब मान लीजिए आपने पीछे वाले रिश्ते को मना ही नहीं किया, आपने जाके दूसरा रिश्ता देख लिया, तो ये वाला क्या करेगा? ये ऑटोमेटिक आपसे रिश्ता तोड़ देगा। भैया जब आपने खुद रिश्ता तय कर लिया तो हमसे क्या मतलब है? उसी प्रकार भारत के साथ भी आप करते हैं, जैसे ही आपने दूसरी नागरिकता ली वैसे भारत की नागरिकता आपके यहाँ से हट जाएगी, है ना। जैसे आपने दूसरा रिश्ता लिया तो पिछला रिश्ता ऑटोमेटिक आपसे टूट जाता है। समझ में आ गया आपको? अब तीसरा देखिए, डेप्रीवेशन में क्या करते हैं आप? अगर आप वफादार नहीं हैं, देश के प्रति वफादार नहीं है, दुश्मनी कंट्री से दोस्ती रखते हैं, है ना, 2 साल कम से कम जेल चले गए हैं, तो आपके साथ नागरिकता आपकी हट जाएगी, आपको नागरिकता दी ही नहीं जाएगी। सेम प्रकार शादी में भी होता है। मान लीजिए आप लड़का लड़की देखने गए, लड़का फिर लड़की देखने गए, आपको पता चला कि भैया लड़का आपके दुश्मन के साथ मिला हुआ है या फिर लड़का वफादार नहीं है या फिर लड़की वफादार नहीं है, तो आप शादी करेंगे उससे? नहीं, शादी काट देंगे। सेम चीज़ भारत के साथ भी होती है ना। अगर कोई जो व्यक्ति है दूसरी कंट्री से मिला हुआ है, आतंकवादी से मिला हुआ है, तो क्या आप उसे नागरिकता देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। तो भारत की नागरिकता आप 3 प्रकार से हटा सकते हैं। पहला खुद से, दूसरा दूसरी कंट्री की नागरिकता लिया, खुद की नागरिकता हट जाएगी, तीसरा आप वफादार नहीं है तो भारत सरकार आपको नागरिकता नहीं देगी। ये था आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। ये पूरा था आपका सिटीजनशिप एक्ट।
आज थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ ख़राब लगी होगी क्योंकि थोड़ी सर्दी खांसी इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, ठीक है, साथ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा करती हूँ आपसे कोई वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।